सबसे पहले तो इन ओवरसीज प्लेयर की कंफ्यूजन को दूर करते हैं। दो ओवरसीज प्लेयर को हम लॉक कर देते हैं, एक डिकॉक और एक होगा ट्रेंट बोल्ट, जो स्टार्टिंग से खेलेंगे ही खेलेंगे, नो डाउट इन दैट। बाकी दो के लिए हम लॉजिक लगाएंगे, हम स्टैट्स देखेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे क्यों वो दो प्लेयर बाकी प्लेयर के ऊपर शायद प्रेफर किया जाएगा। डिबेट स्टार्ट करते हैं अल्लाह गजनफर और मिचेल सेंटनर से। पहले अल्लाह गजनफर के बारे में बात करते हैं। अल्लाह गजनफर 2024 में केकेआर के साथ था, जहां पे केकेआर के साथ शायद वरुण चक्रवर्ती, नारिन के साथ अनुकुल रॉय भी था। ठीक है, उसको बेस प्राइस में 2024 में केकेआर ने उठाया था। जब 2025 का मेगा ऑक्शन आया, केकेआर अल्लाह गजनफर के पीछे भागता है 4.6 करोड़ तक। 4.6 करोड़ तक। आपको बताओ केकेआर को अल्लाह गजनफर की क्या जरूरत था? जिनके पास वरुण है, जिनके पास नरीन है, वो अल्लाह गजनफर को कभी क्यों खिलाएगा? जो एक ओवरसीज प्लेयर है, इंडियन प्लेयर होता मैं मान भी लेता, जगह ही नहीं बनता अल्लाह गजनफर का। उसके बावजूद गजनफर के पीछे भागा है केकेआर। क्यों? क्योंकि उसमें वो पोटेंशियल दिखा है, उसमें वो टैलेंट दिखा है, वरना कोई मतलब बनता ही नहीं। और मुंबई ने भी अगर 4.8 करोड़ खर्चा करके खरीदा है, और पिछले सीजन अल्लाह गजनफर इंजर्ड था, अल्लाह गजनफर को आराम से छोड़ सकता था मुंबई इस मिनी ऑक्शन पे और कम प्राइस में खरीद सकता था, लेकिन वो रिस्क मुंबई ने लिया नहीं है, क्योंकि दोनों फ्रेंचाइज ने अल्लाह गजनफर पे वो पोटेंशियल दिखा है कि वो विकेट टेकर है, मिस्ट्री स्पिनर है। और एक बहुत बड़ी बात है कि आईपीएल में जो मेजोरिटी ऑफ बैट्समैन है, उन्होंने गजनफर को अभी तक फेस नहीं किया। ठीक है, तो एक सरप्राइजिंग एलिमेंट होगा, एक एक्स फैक्टर है गजनफर। और इसमें आईएल टी20 में एमआई एमिरेट्स के लिए 15 विकेट्स लिए 13 इनिंग्स पे, विच ग्रेट इकोनॉमी। तो मेरे हिसाब से अल्लाह गजनफर शायद चूज किया जाएगा सेंटर के ऊपर। अगर आप सेंटर का स्टैट्स देखो, इस टी20 वर्ल्ड कप में 7 इनिंग्स पे 2 विकेट, 7 इनिंग्स पे 2 विकेट। इससे पहले न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया टी20 सीरीज जो हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, उधर भी 5 इनिंग्स पे 5 विकेट, 12 का इकोनॉमी। यस, बैटिंग से बहुत अच्छा कर रहा है, लेकिन विकेट ज्यादा ले नहीं रहा है। इनफैक्ट पिछले आईपीएल में भी 13 इनिंग्स पे 10 विकेट था। अब मुंबई को ये डिसाइड करना है कि उनको एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो बैटिंग कर सकता है डेथ पे और बॉलिंग कर सकता है 4 ओवर मिडिल पे। विकेट लेगा कि नहीं वो पता नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इकोनॉमिकल जाएगा। या फिर मुंबई को वो एक प्लेयर चाहिए जो आके ऑन एंड ऑन विकेट टेकिंग डिलीवरी डालेगा, विकेट लेगा, एक सरप्राइजिंग एलिमेंट लेके आएगा और मुंबई को बहुत लंबे टाइम तक सर्व कर पाएगा। मुंबई को ये डिसाइड करना, और मेरे हिसाब से अल्लाह गजनफर ऊपर आएगा सेंटर के ऊपर प्लेइंग 12 में, क्योंकि विकेट वो लेगा। ठीक है, और बेहतरीन बॉलर है। ठीक है, दूसरा जो डिबेट है वो है रदरफोर्ड वर्सेस विल जैक्स, किसको खेलना चाहिए। पहली बात तो ये कि सेंटनर और रदरफोर्ड एक साथ प्लेइंग 11 में नहीं हो सकता है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं क्यों। अगर रदरफोर्ड और सेंटनर एक साथ अगर प्लेइंग 11 या प्लेइंग 12 में है, तो आपके पास से 2 विकेट टेकिंग ऑप्शन चला जाएगा। सेंटनर उतना विकेट लेता नहीं है, इसका मतलब है अल्लाह गजनफर हट गया, ऊपर से रदरफोर्ड बॉलिंग करता नहीं है, तो सेंटनर और रदरफोर्ड एक साथ तो बिल्कुल भी नहीं खेल सकते इस टीम में। 2 बॉलिंग ऑप्शन, 2 विकेट टेकिंग ऑप्शन चला जाएगा विल जैक्स और अल्लाह गजनफर के हिसाब से, रूप से। कमिंग बैक टू द डिबेट ऑफ रदरफोर्ड एंड विल जैक्स, आपको पहले तो ये समझना पड़ेगा कि रदरफोर्ड एक सर्टिफाइड फिनिशर है और उन्होंने ट्रेड भी किया है वर्ल्ड कप से पहले। अगर वर्ल्ड कप के बाद होता ये ट्रेडिंग, तो शायद रदरफोर्ड को ट्रेड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं था, लेकिन बहुत अच्छा ट्रेड था। रदरफोर्ड इज अ ब्रिलियंट फिनिशर। ठीक है, सर्टिफाइड फिनिशर है, ऊपर से कैरेबियन पावर लेके आते हैं, छक्के बहुत बड़े बड़े मारते हैं। इस टी20 वर्ल्ड कप में रदरफोर्ड ने 6 इनिंग्स पे 183 रन मारा है, 61 का एवरेज, 179 का स्ट्राइक रेट था, ब्रिलियंट था, जहां पे इंडिया और साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बिल्कुल रन नहीं था। ठीक है, फिर भी अच्छा परफॉर्म किया है रदरफोर्ड ने, 179 का स्ट्राइक रेट था। विल जैक्स के बारे में अगर बात करूं, पहली बात तो यह है कि वो एक टॉप ऑर्डर बैट्समैन है, उसको ब्रेंडन मैकुलम ने फिनिशर बनाया है। अभी जो रदरफोर्ड है वो सर्टिफाइड फिनिशर है, विल जैक्स अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके फिनिशिंग एबिलिटी दिखा रहा है। दिस इज ए डिबेट बिटवीन ए फिनिशर एंड ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन हु इज ट्राइंग टू बी ए फिनिशर। उसके बावजूद विल जैक्स का जो परफॉर्मेंस था इस टी20 वर्ल्ड कप में, 8 इनिंग्स पे 226 रन, 56 का एवरेज, 176 का स्ट्राइक रेट। विल जैक्स मेरे हिसाब से बहुत आगे है, बहुत आगे है। ऊपर से 9 विकेट भी लिया है बॉल से। आईपीएल के सेकंड हाफ में हमें पता है बॉल ग्रिप होगा, जब पिच डिटेरेट होगा, विल जैक्स कैन बी वेरी इफेक्टिव। तो मेरे हिसाब से विल जैक्स रदरफोर्ड के ऊपर चूज किया जाएगा। आई एम सॉरी टू से, और 2 ओवरसीज प्लेयर है, एक कॉर्बिन बॉस जिनका यॉर्कर बहुत अच्छा है, बैटिंग बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन कॉर्बिन बॉस के लिए आई एम सॉरी टू से उनका शायद अभी जगह नहीं बनेगा। दूसरा रायन रिकल्टन, आई एम नॉट सॉरी अबाउट रायन रिकल्टन, डिकॉक शुड बी सॉरी अबाउट रायन रिकल्टन कि एक अच्छा प्लेयर का कैरियर डिकॉक खा रहा है, उसके बारे में थोड़ा आगे बात करेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से
जो 4 ओवरसीज प्लेयर होगा, एक डिकॉक, एक ट्रेंट बोल्ट कंफर्म है स्टार्ट करेंगे, उसके बाद फॉर्म के ऊपर बेसिस करके शायद हटाएंगे नहीं हटाएंगे वो मुंबई ही जाने, लेकिन मेरे हिसाब से अल्लाह गजनफर थर्ड ओवरसीज प्लेयर होना चाहिए या चौथा ओवरसीज प्लेयर होना चाहिए विल जैक्स। फिर भी हम 2 प्लेइंग 12 बनाएंगे और समझेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है। जो फर्स्ट प्लेइंग 12 है वो है रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग करेगा डिकॉक, नंबर 3 पे सूर्य कुमार यादव, 4 पे तिलक वर्मा, 5 पे हार्दिक पांड्या, 6 पे विल जैक्स, 7 पे नमन धीर, 8 पे दीपक चाहर, 10 पे मयंक मार्कंडे, 8 पे दीपक चाहर, 9 पे मयंक मार्कंडे, 10 पे ट्रेंट बोल्ट, 11 पे जसप्रीत बुमराह और 12 पे अल्लाह गजनफर। मेरे 4 ओवरसीज प्लेयर हो गया डिकॉक, विल जैक्स, ट्रेंट बोल्ट और अल्लाह गजनफर। 7 तक डिस्ट्रक्टिव बैटिंग है, ठीक है, नमन धीर तक। उसके बाद दीपक चाहर भी बैटिंग कर सकते हैं। आपके पास 3 स्पिनर्स के ऑप्शन है, गजनफर, मार्कंडे और विल जैक्स। इनफैक्ट नमन धीर भी थोड़ा बहुत बॉलिंग कर सकते हैं। आपके पास 4 पेस ऑप्शन है इस टीम में, बुमराह, बोल्ट, चाहर, हार्दिक। तो मुझे बेहतरीन बैलेंस्ड प्लेइंग 12 लग रहा है। उसके बावजूद मैं और एक प्लेइंग 12 बनाकर देता हूं जिसमें बैटिंग यूनिट और भी स्ट्रांग हो जाएगा। इस टीम में और उस टीम में नंबर 6 तक सेम रहेगा, मतलब विल जैक्स तक टीम सेम है। उसके बाद इस न्यू टीम में नंबर 7 पे आएगा शार्फेन रदरफोर्ड, 8 पे दीपक चाहर, 9 पे जसप्रीत बुमराह, 10 पे ट्रेंट बोल्ट, 11 पे मयंक मार्कंडे। इस टीम में मेरे 4 ओवरसीज प्लेयर हो गया डिकॉक, विल जैक्स, रदरफोर्ड और ट्रेंट बोल्ट। ठीक है, ये हो गया। अगर आपको एक्स्ट्रा बैट्समैन चाहिए तो एज एन इंपैक्ट आप नमन धीर को बुला सकते हो। और आप इस बार सुनो, उनका जो फिनिशर है नमन धीर के आने से, जी फार्ड, हार्दिक, विल जैक्स, रदरफोर्ड, नमन धीर। ठीक है, अगर आपको नमन धीर नहीं चाहिए, बैट्समैन की एक्स्ट्रा नहीं चाहिए क्योंकि विल जैक्स और रदरफोर्ड एक साथ है टीम में, तो आप शार्दुल ठाकुर के पास जा सकते हो, आप अश्विनी कुमार के पास जा सकते हो। तो ये टीम में मुझे बेहतरीन लगा है, नॉट एट ऑल ए बैड ऑप्शन। एक कर सकता है आप इस टीम में भी स्पिनर्स है, मनखंडे है, विल जैक्स है और 4 पेसर है। अगर आपको एक एक्स्ट्रा पेसर चाहिए तो शार्दुल ठाकुर, अश्विनी कुमार आ सकता है। तो बॉलिंग ऑप्शंस पे कुछ हम सेक्रीफाइस नहीं कर रहे और रदरफोर्ड और विल जैक्स को एक साथ 2 पावर हिटर को हम खिला रहे हैं। ठीक है, और मयंक मार्कंडे को आप इग्नोर नहीं कर सकते, ही इज अ ग्रेट स्पिनर। ठीक है, जितना आप डोमेस्टिक में मैंने देखा है पंजाब के लिए बहुत अच्छा करते। अब आते हैं पावर प्ले बैटिंग पे, डिकॉक, रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव। नाम तो तीनों बहुत बड़े। रोहित शर्मा का पिछला सीजन आईपीएल अच्छा गया था, 30 का एवरेज, 140 रन की स्ट्राइक रेट से 418 रन। ऑब्वियसली रोहित शर्मा का इंजन हमेशा आईपीएल में थोड़े सेकंड हाफ में गर्म होता है, फर्स्ट हाफ थोड़ा सा खाली खाली जाता है। एक चीज दूसरा जो मुझे हमेशा हेट मिलते हैं बोलने के लिए, जितना रोहित शर्मा इंडिया के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट पे करता है, स्पेशली T20 और ओडीआई फॉर्मेट पे, उतना वो आईपीएल में पिछले 5-6 साल से किया नहीं है। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं इस साल अच्छा करेगा। डिकॉक वंस अगेन वर्ल्ड कप ज्यादा खास गया नहीं है, 22 का एवरेज और 135 का स्ट्राइक रेट, सिर्फ 181 रन। हालांकि जब से रिटायरमेंट से वापस आया है वहां हर जगह रन बना रहा है। ऐसे 20 में 30 रन का एवरेज, 140 रन का स्ट्राइक रेट। इंडिया के अगेंस्ट जब साउथ अफ्रीका खेलने आया था उधर भी 30 रन का एवरेज, 181 का स्ट्राइक रेट। एक मैच में तो ऑलमोस्ट सेंचुरी मार दिया था। ठीक है, अगर आप मैन टू मैन कंपेयर करोगे ना रायन रिकल्टन और डिकॉक, रायन रिकल्टन बहुत आगे। ठीक है, इस T20 वर्ल्ड कप में डिकॉक के साथ रन बनाए, ऐसे T20 में डिकॉक के साथ रन बनाए, हर जगह सेंचुरी है। ठीक है, तो हिसाब से रायन रिकल्टन को स्टार्ट करना चाहिए, लेकिन क्योंकि क्विंटन डिकॉक ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है, रोहित शर्मा के साथ एक केमिस्ट्री है, तो शायद डिकॉक के साथ स्टार्ट करेंगे। थर्ड पावर प्ले बैट्समैन है इस टीम का सबसे बड़ा कैप्टन सूर्य कुमार यादव, जिनका T20 वर्ल्ड कप में स्ट्राइक रेट था 136। मेरे हिसाब से बहुत खराब स्ट्राइक रेट था। ठीक है, एक यूएसए वाला इनिंग्स छोड़ दो, कहीं पे ज्यादा रन नहीं था। तो मेरे पास डाउट्स है पावर प्ले बैटिंग को लेके। ठीक है, क्योंकि रोहित शर्मा का इंजन थोड़ा बाद में गर्म होता है, डिकॉक का T20 वर्ल्ड कप ठीक से चला नहीं। सूर्य कुमार यादव किस फॉर्म पे आएगा मुझे नहीं पता। हालांकि पिछला आईपीएल में बहुत अच्छा गया था, लेकिन उसके बाद इंटरनेशनल में ऑलमोस्ट सभी खराब गया। न्यूजीलैंड वाला सीरीज अच्छा गया था, फिर से वर्ल्ड कप में अच्छा स्टार्ट, उसके बाद फिर खराब गया। अभी के लिए डाउट है, हालांकि तीनों इस फॉर्मेट का बहुत बड़ा प्लेयर है। अभी के लिए मैं इनकी पावर प्ले बैटिंग को 8 आउट ऑफ 10 रेट कर रहा हूं। बात करते हैं मिडिल ओवर बैटिंग। सूर्य ऑब्वियसली क्योंकि 3 पे आ रहे हैं वो मिडिल पे बैटिंग करेगा। उसके बाद है तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या। तिलक ने स्पिनर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया है स्ट्राइक रोटेट करने में, बड़ा शॉट मारने में इस वर्ल्ड कप में, फिर भी 154 के स्ट्राइक के साथ बैटिंग किया है इस T20 वर्ल्ड कप में। और तिलक 1.5 साल में इंडिया के लिए बहुत कुछ खास किया इस फॉर्मेट में। ठीक है, इज ए बिग स्टेज प्लेयर, बहुत अच्छा करेगा मुझे उम्मीद है। हार्दिक पांड्या इस T20 वर्ल्ड कप में 160 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया है, पिछले सीजन आईपीएल में बहुत अच्छा गया था। तो मैं तिलक को बैक करूं कि अच्छा करेगा। इस मिडिल ओवर बैटिंग को मैं अभी के लिए 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, सॉलिड बैटिंग लेना पे। बात करते हैं फिनिशर्स के बारे में। हार्दिक पांड्या ऑब्वियसली डेथ पे बैटिंग करेगा। शार्फेन, रदरफोर्ड और विल जैक्स एक साथ अगर खेलेगा, जो मेरा सेकंड प्लेइंग 12 है, तो हो गया। उसके बाद सेकंड प्लेइंग 12 में एज एन इंपैक्ट नमन धीर भी आ सकता है। ठीक है, अगर आपको विल जैक्स को नहीं खिलाना है या फिर रदरफोर्ड को नहीं खिलाना, आपको सेंटर को खिलाना है, तो सेंटर के बारे में बात करते हैं।
रादरफोर्ड और जैक्स का स्टेट्स मैंने आपको ऑलरेडी बोल दिया, तो शानदार है इस टी20 वर्ल्ड कप में। बात करते हैं नमंदिर इस मैच में 34 का एवरेज और 153 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया है। आईपीएल 2025 में 182 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया है। सेंटनर पिछले एक साल में उसका बैटिंग स्टॉक बहुत ऊपर गया। इस टी20 वर्ल्ड कप में 40 का एवरेज और 143 का स्ट्राइक रेट था। जब टी20 वर्ल्ड कप से पहले इंडिया न्यूजीलैंड आया था टी20 सीरीज खेलने, उधर भी 161 का स्ट्राइक रेट था। इससे पहले वेस्ट इंडीज वाले सीरीज में 197 का स्ट्राइक रेट था मिचेल सेंटनर का। अगर अब ये कैपेबिलिटीज देखो, एबिलिटीज देखो बैट्समैन का डेथ ओवर्स पे, हार्दिक पांड्या, रादरफोर्ड, विल जैक्स, नमंदिर का कैसा इंपैक्ट आएगा, या फिर रादरफोर्ड को हटा दो, सेंटर को लो, सेंटर का बैटिंग फॉर्म, उसके बाद दीपक चार बैटिंग कर सकता है। इनफैक्ट अगर इंपैक्ट में शार्दुल आएगा, अगर आप शार्दुल को लाना चाहते हो, उसने विजय हजारे में 176 के स्ट्राइकर से बैटिंग कर, शार्दुल अच्छा खासा शॉट मार सकते, अच्छा खासा बैटिंग कर सकते। इस फिनिशर्स को, मुंबई के फिनिशर्स को मैं 10 में से 11 दे रहा हूं। मुझे पता है इट साउंड्स इलॉजिकल, बट बेहतरीन डेथ ओवर बैटिंग इनका, लोअर ऑर्डर आउटस्टैंडिंग है, इस आईपीएल का बेस्ट है विदाउट एनी डाउट। अगर रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव अपने पीक फॉर्म में होगा, ऑल द बेस्ट टू द ओपोनेंट बॉलर्स, ऑल द बेस्ट। ये टीम बैटिंग है ना बहुत ही स्ट्रांग है। बैटिंग बैकअप के बारे में बात करूं तो रायन रिकल्टन, वन सेकंड मैंने कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप में डिकॉक से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है, ऐसे टी20 में डिकॉक से ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस है। अगर डिकॉक खराब करेगा तो रायन रिकल्टन आराम से आ जाएगा इस प्लेइंग 12 में विदाउट एनी वरीज, कुछ टेंशन लेने की जरूरत है भी नहीं, ठीक है। अगर मान लो रोहित का भी थोड़ा बहुत खराब जाता है, जो एक र्यूमर स्प्रेड हुआ है कि हार्दिक वन दिया रोहित शर्मा को, ठीक है, तो विल जैक्स कैन ओपन फॉर यू, विल जैक्स कैन ओपन फॉर यू, उसमें भी कुछ टेंशन नहीं है। उनके पास बैकअप पे एक दानिश मलेवर है जिसने विदर्भा टी20 में 162 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया, एक रॉबिन मिन्स है झारखंड का, क्रिस गेल, हालांकि उस पोटेंशियल के हिसाब से अभी तक खेल नहीं पाया, लेकिन अच्छा खासा बैकअप है। मैं इनकी बैटिंग बैकअप को सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। आते हैं पावर प्ले बॉलिंग पे। पावर प्ले में उनके लिए बॉलिंग करेगा ट्रेंट बोल्ट, दीपक चाहर, हार्दिक पांड्या, हो सकता है बुमराह का एक ओवर। अगर दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट का बहुत अच्छा गया तो बुमराह के एक ओवर की बिल्कुल जरूरत नहीं है, पावर प्ले में हार्दिक डाल देगा वो एक ओवर। आईपीएल की हिस्ट्री का 2 बेस्ट पावर प्ले बॉलर है ट्रेंट बोल्ट और दीपक चार। लेकिन थोड़ा करंट फॉर्म के बारे में बात करते हैं। ट्रेंट बोल्ट का ऐसे 20 बहुत खराब गया है, 10 इनिंग्स पे 8 विकेट, इकोनॉमी ऑलमोस्ट 10 का। इससे पहले अबू धाबी टी10 में भी 11 विकेट, 11 के ऊपर की इकोनॉमी था। पिछले सीजन आईपीएल हालांकि बहुत अच्छा गया था, 22 का विकेट, लेकिन करंट फॉर्म थोड़ा सा खराब है। और ट्रेंट बोल्ट को मैंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत लंबे टाइम से बॉलिंग करते हुए नहीं देखा है, जब से उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट छीन गया, तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। करंट फॉर्म थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है ट्रेंट बोल्ट का। दीपक चार वन सेकंड फिटनेस का हमेशा इशू रहता है, इस साल भी बहुत सारे डोमेस्टिक टूर्नामेंट मिस किया है, पिछले सीजन ठीक ठाक किया था। अगर अच्छे फॉर्म में है, अच्छे रिदम में है, तो दोनों कैन बी डेंजरस, वरना इधर एक क्वेश्चन मार्क है करंट फॉर्म और फिटनेस पे। हार्दिक के पास वो कैपेबिलिटी है कि आके विकेट ले सकते हैं, या फिर बुमराह का तो एक ओवर होगा ही होगा, क्योंकि रेपुटेशन बहुत बड़ा है ट्रेंट बोल्ट का, दीपक चाहर का आईपीएल में, स्पेशली द न्यू बॉल। मैं इनकी पावर प्ले बॉलिंग को अभी के लिए 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। देखते हो क्या फॉर्म के साथ आता है दीपक चाहर और ट्रेंट बोल्ट, फिर भी 9 आउट ऑफ 10। मिडिल ओवर बॉलिंग पे आते हैं, मेरे लिए अल्लाह गजनफर, उसके बाद मयंक मार्कंडे, विल जैक्स, हार्दिक पांड्या का ऑब्वियसली आपको 2 से 3 ओवर देखने को मिलेगा मिडिल ओवर पे, फिर चाहर, दीपक चाहर का भी 1 ओवर आपको देखने को मिलेगा, 1 से 2 ओवर मिडिल पे। डेथ पे मैं चाहर को बिल्कुल नहीं लाऊंगा, बहुत ही खराब बॉलर डेथ का। विल जैक्स का बॉलिंग फॉर्म आपने देख लिया टी20 वर्ल्ड कप में, अल्लाह गजनफर के बारे में हमने बात कर लिया। मयंक मार्कंडे, आपको एक तो याद रखना पड़ेगा 2024 में जब एसआरएच फाइनल पे गया था, मयंक मार्कंडे शायद 8 या 7 मैच खेला था और अच्छा किया था, ठीक ठाक किया था, और उनका मेन स्पिनर वही था। इस विजय हजारे में पंजाब के लिए मयंक मार्कंडे ने 6 इनिंग्स में 10 विकेट लिया। स्मैट विकेट थोड़ा कम लिया, लेकिन फिर भी इकोनॉमी अच्छा ही था। गुगली उनका शानदार है, ठीक है, पेस वेरिएशन अच्छा है, एक थोड़ा बहुत चाहल टाइप मुझे लगता है। मयंक मार्कंडे थोड़ा इन द एयर थोड़ा ज़्यादा स्पेस से डालता है, लेकिन ठीक है, अच्छा बोला है मयंक मार्कंडे। तो ये जो मिडिल ओवर बॉलिंग लाइन है बहुत अच्छा है यार। विल जैक्स, अल्लाह गजनफर, सेंटर खेलेगा तो सेंटर इकोनॉमिकल रहता है, ठीक है। हार्दिक पांड्या, चाहर, आउटस्टैंडिंग बॉलिंग लाइन पे 9.5 आउट ऑफ 10, आउटस्टैंडिंग। डेथ बॉलिंग के आते हैं, बुमराह का 3 ओवर में मान के चलता हूं डेथ पे आएगा, क्योंकि अगर बोल्ट और दीपक चार अच्छा कर रहे हैं तो बुमराह का चाहिए नहीं आपको पावर प्ले में। बुमराह के 1 ओवर मिडिल पे डाल सकते हैं, कोई बैट्समैन के आगे अगर मैचअप है, और बाकी 3 ओवर डेथ पे डाल सकते हैं, ठीक है। फिर 1 ओवर बोल्ट का होगा और 1 ओवर मैं मानता हूं हार्दिक का होगा। चाहर को बिल्कुल डेथ पे बॉलिंग नहीं करना चाहिए। हार्दिक का ऑन एंड ऑफ रहा है डेथ पे बॉलिंग, हालांकि इंग्लैंड के मैच में सेमीफाइनल में अच्छा किया था डेथ पे, ठीक है। बोल्ट का पिछले साल डेथ पे अच्छा ही था, यॉर्कर्स बहुत से अच्छा डाला है, लेकिन बुमराह का क्या बोलोगे। 3 ओवर बुमराह का बहुत शानदार जाने वाला है। इस टी20 वर्ल्ड कप में 6.21 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया है, और बुमराह जो अपने ऑफ कटर पे काम किया है, जो सीम से पकड़ के बस फ्लिक करते हैं अपना रिस्ट,
आउटस्टैंडिंग। तो इस डेथ बॉलिंग को मैं अभी के लिए 9/10 दे रहा हूं। मुझे बस ये देखना है कि ट्रेंट बोल्ट क्या करता है, क्योंकि ओपोनेंट टारगेट करेगा। ओपोनेंट को पता है कि बुमराह का अगर 3 ओवर आ रहा है, उस 3 ओवर में कुछ नहीं कर सकते। ट्रेंट बोल्ट को पीछे जाएगा, हार्दिक के पीछे जाएगा, चाहर आएगा, चाहर को तो बहुत मारेगा, ठीक है। तो इसके लिए 9/10। इनके पास जो बैकअप पे बॉलिंग है वो भी बेहतरीन है। शार्दुल ठाकुर न्यू बॉल का बेहतरीन बॉलर है। शार्दुल ठाकुर का फॉर्म भी अगर मैं देखूं डोमेस्टिक में बहुत अच्छा है। विजय हजारे में मुंबई के लिए 5 में 11 विकेट, स्मैट में 10 इनिंग्स में 13 विकेट। उनके पास अश्विनी कुमार है जो पिछले सीजन डेथ पे काफी अच्छा बॉलिंग किया था, एक मैच में तो 11 विकेट भी लिया था। ब्रिलियंट आपके पास है, ब्रिलियंट बॉलिंग डेथ बॉलिंग के लिए अश्विनी कुमार, न्यू बॉल के लिए शार्दुल ठाकुर। अगर दीपक चरका खराब है तो शार्दुल ठाकुर ऑटोमेटिक टीम पे आ जाएगा, ठीक है। आपके पास मोहम्मद इजार है जिसने बिहार के लिए इस मैच में 5 इनिंग्स में 9 विकेट लिए, 7.12 की इकोनॉमी से। तो पेस बॉलिंग बैकअप बेहतरीन है। कॉर्बिन बॉश जिसकी मैंने बात किया है, उसकी भी वाइड यॉर्कर्स आउटस्टैंडिंग है। कॉर्बिन बॉश के आने से बैटिंग डेप्थ बहुत बढ़ जाती है। तो अगर आप देखो, मान लो बोल्ट का बहुत खराब फॉर्म है तो कॉर्बिन बॉश आ सकते हैं, यॉर्कर्स उसके बहुत अच्छे हैं, ठीक है। दीपक चहर का खराब फॉर्म है तो शार्दुल ठाकुर आ सकता है। अगर सेंटनर गजनफर के बीच आप रोटेट कर सकते हो, जो अच्छा करेगा उसको खिला लो, ठीक है। मयंक मार्कंडे की जगह आप रघु शर्मा, उन्होंने 32 ईयर्स ओल्ड एक लेग स्पिनर पे इन्वेस्ट किया, वो खिला सकता है। तो ऑप्शंस बहुत है। अश्विनी कुमार आ सकता है कभी भी एज एन इम्पैक्ट। मेरे हिसाब से तो बहुत बहुत अच्छा बॉलिंग बैकअप है। ऑलराउंडर्स में इनके पास अथर्व अंकोलेकर है जिन्होंने मुंबई के लिए इस मैच में 9 विकेट लिया और 215 के स्ट्राइकर से बैटिंग किया, लोअर ऑर्डर बैट्समैन है। मयंक रावत है डीपीएल का स्टार। तो बैकअप मेरे सॉलिड है, 9/10 में देना चाहूंगा इनकी बैकअप को। पूरा टीम बहुत अच्छा है, टू बी वेरिएंट पूरा टीम बहुत अच्छा है। एक ही कन्फ्यूजन रहेगा कि बाकी 2 ओवरसीज प्लेयर कौन होने वाला है। डिकॉक और रिकल्टन में डिकॉक स्टार्ट करेगा, ठीक है, और ट्रेंट बोल्ट तो पहले स्टार्ट करेगा। मेरे हिसाब से अभी भी बोलता हूँ अल्लाह गजनफर होना चाहिए और विल जैक्स होना चाहिए। विल जैक्स और रदरफोर्ड को आप एक साथ भी खिला सकते हो मयंक मार्कंडे को एज ए लीड स्पिनर लेके। प्रॉब्लम यही है कि रोहित शर्मा का इंजन कब गर्म होगा, सूर्या किस फॉर्म पे आएगा और ट्रेंट बोल्ट का क्या फॉर्म है, इन 3 थोड़ा क्वेश्चन मार्क है। बाकी इस टीम में मुझे वीकनेस ज़्यादा कुछ नजर नहीं आ रहा है। कैप्टन सेंटनर न्यूजीलैंड का कैप्टन, हालांकि थोड़ा खराब कैप्टन है मुझे लगता है ऐसा T20 का स्पेशली, लेकिन ठीक है, बहुत एक्सपीरियंस्ड बॉलर है। स्पिन बॉलिंग यूनिट को वो देख ही सकता है। उसके बाद हार्दिक पांड्या कैप्टन इस टीम का, जो IPL विनिंग कैप्टन है। सूर्य कुमार यादव इंडिया के लिए T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। रोहित शर्मा IPL विनिंग कैप्टन, T20 वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन। और कोई कैप्टन है कि जो इसको मैं मिस कर रहा हूँ? तो बहुत सारे कैप्टन ही कैप्टन है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये टीम अच्छा करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।